हाँ, तो अगर किसी को पुराना लेक्चर देखना है या पुराना वीडियो देखना है, वो वॉइस ऐप में या वेबसाइट में जाएगा, फिर रिसोर्सेज सेक्शन में आपको सारे पुराने वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आज का हमारा वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको रिसोर्स सेक्शन में मिलेगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में हमें है, एक तो है सबसे पहले है रिटेनिंग वॉल्स, उसके बाद है फुटिंग, उसके बाद है रिटेनिंग वॉल, फुटिंग एंड वाटर टैंक। ठीक है, टेक्निकली हमारे यही 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें इस 6 सेमेस्टर में डॉस में यही 3 चैप्टर्स है, सिर्फ इतने ही 3 चैप्टर्स है। अब रिटेनिंग वॉल्स में क्या है? रिटेनिंग वॉल्स हमें पढ़ना है, डिजाइन पढ़ना है कैंटिलीवर का एंड काउंटरफोर्ट का। फिर कैंटिलीवर में आपको पढ़ना है नॉर्मल केस, यूनिफॉर्म सरचार्ज, इंक्लाइंड सरचार्ज, इंक्लाइंड सरचार्ज। ठीक है, और एल शेप्ड कैंटिलीवर्स। इन सब का आपको डिजाइन पढ़ना है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल में आपको नॉर्मल केस पढ़ना है एंड इंक्लाइंड सरचार्ज। एंड यूनिफॉर्म सरचार्ज, ये केस पढ़ना है। सो ये है काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल। अब रही बात फुटिंग की। फुटिंग में आपको 2 टाइप्स ऑफ फुटिंग पढ़ने हैं। एक आपको पढ़नी है आइसोलेटेड, और आपको पढ़नी है कंबाइंड। आइसोलेटेड में आपको पढ़नी है, एक तो आपको पढ़नी है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फुटिंग। उसके बाद आपको पढ़नी है यूनिएक्सल इसेंट्रिक फुटिंग, उसके बाद आपको पढ़नी है बाईएक्सल इसेंट्रिक फुटिंग, और लास्ट में आपको पढ़नी है स्लोप्ड फुटिंग। ये केस आपको पढ़ना है, ये है आपको आइसोलेटेड फुटिंग में पढ़ना है। अब रही बात कंबाइंड फुटिंग की। कंबाइंड फुटिंग में आपको 2 ही केसेस पढ़ने हैं। एक है रेक्टेंगुलर फुटिंग और दूसरा है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। हो गया ये कंबाइंड। अब रही बात वाटर टैंक्स की। वाटर टैंक्स में आपको ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पढ़नी है। रिमेंबर, ये आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स पढ़ने हैं। क्योंकि इसमें टाइप्स होते हैं, इसमें होते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, ऑन द ग्राउंड वाटर टैंक्स एंड ओवर द ग्राउंड वाटर टैंक्स। इनमें 3 टाइप्स होते हैं। तो वाटर टैंक्स में आपको पढ़ना है सिंपली रेक्टेंगुलर वाटर टैंक एंड सर्कुलर वाटर टैंक। ठीक है, और ये मेथड से, और ये आपको पढ़ना है 2 मेथड से, आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, वाटर टैंक्स आपको यहाँ पे 2 मेथड से पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है आईएस कोड मेथड। तो ये है आपका सिलेबस। ठीक है, देखिए है आपका पूरा सिलेबस 6 सेमेस्टर का।
तो इन सारे केसेस पे आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस ही मत पढ़ोगे, आपको पता होनी चाहिए ना आप कर रहे हो, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। यहां तक समझ आया सबको? जी सर। बाकी लोग कहाँ हैं? शारिक, अच्छा फैजान ने भी ज्वाइन किया है, ओके ओके ओके। शारिक, ताहिर समझ आया? यस सर, यस सर। ओके, तो इतना ही सिलेबस है, इतना ही सिलेबस है आपके डॉस में, बट ये थोड़ा लंबा है। मिजबा आपको ये समझ आया सिलेबस मिजबा? जी सर, जी सर। ओके, तो यूजुअली टेक्निकली जो है ये स्टार्ट करना होता है रिटेनिंग वॉल से। ठीक है, सिस्टमैटिकली ये रिटेनिंग वॉल से स्टार्ट करना होता है, फिर फुटिंग एंड फिर वाटर टैंक। लेकिन चूंकि आपको बीच में ही स्टार्ट किया गया है, फुटिंग से ही स्टार्ट किया गया है क्लास में, तो सेशनल्स में मोस्ट लाइकली आपको यही चैप्टर होगा, फाउंडेशंस ही होगा, फुटिंग्स ही होगा। तो हम भी वही स्टार्ट करेंगे। तो हम भी पहले स्टार्ट करेंगे फाउंडेशंस या फुटिंग। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज फाउंडेशन। फाउंडेशन इज सिंपली, इसको हम कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, जो लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है उसको सिंपली हम कहते हैं फाउंडेशन। इसके दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन के दो फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शन होती है? पहला फंक्शन होता है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना यूनिफॉर्मली बिलो द फुटिंग ऑन द सॉइल। ठीक है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना यूनिफॉर्मली बिलो द फुटिंग इन द सॉइल। ठीक है, फाउंडेशंस के नीचे जो सॉइल है उसमें लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पहला फंक्शन है फाउंडेशन का। और दूसरा फंक्शन क्या है? टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर, टू इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। किस चीज से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना? टिल्टिंग से, ठीक है, टिल्टिंग से या ओवरटर्निंग से। क्लियर यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने बोला फाउंडेशंस के दो फंक्शंस होते हैं, एक लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना beneath द फाउंडेशन, और दूसरा स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी इंपार्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें यहां पे पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशंस। रिमेंबर, एक बात रिमेंबर कर लो, ये जो है ना ये वाला डॉस, ये आपको किसी कॉम्पिटेटिव गेट वगैरह में नहीं है, ना ही एसएसबी में है। ये वाला डॉस ना ही गेट में है, ना ही एसएसबी में है, ना ही एसएससी में है। तो दैट मीन्स ये सारा आपको पढ़ना है ओनली फॉर सेमेस्टर एग्जाम। ये सिर्फ आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको सारा पेपर न्यूमेरिकल आया तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो दैट मीन्स आपको जो शॉर्ट टाइप में है, एटलीस्ट शॉर्ट टाइप में 3 थ्योरी क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस जो है थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए मेहरबानी करके जो भी मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा वो अच्छे से नोट डाउन करना। बाकी आपको कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बुक आपको देखने की जरूरत नहीं है। जितनी भी थ्योरी होगी मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा, आप नोट डाउन करोगे, और जो मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको यहीं से प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिस के लिए। कोई भी बुक देखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। यस सर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाउंडेशंस। तो फाउंडेशंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से, सच एज टाइप ऑफ लोडिंग, लोडिंग के हिसाब से, या शेप ऑफ फुटिंग, ठीक है, या बेस्ड ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो बहुत सारे तरीकों से हम फाउंडेशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां पे हम सॉइल फाउंडेशंस को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द शेप। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द शेप हम यहां पे फाउंडेशंस को क्लासिफाई करते हैं एज, पहली फुटिंग होती है आइसोलेटेड फुटिंग। पहली फुटिंग होती है आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग वो फुटिंग होती है जो आप प्रोवाइड करते हो एक इंडिविजुअल कॉलम के लिए। एक इंडिविजुअल कॉलम के लिए जो आप फुटिंग प्रोवाइड करते हो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। मींस आपको कहीं पे कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है, इंडिविजुअल एक ही कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। अब डायरेक्ट सॉइल पे तो आप नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे ना ये कॉलम। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसमें इसकी फुटिंग आप कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर उस पे आप कॉलम कंस्ट्रक्ट करोगे। ये जो फुटिंग आपने प्रोवाइड की यहां पे, इसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। तो इसका अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा इस फुटिंग के लिए। और ये फुटिंग जो है रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, या स्टेप्ड भी हो सकती है, और या स्लोप्ड भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग कंडीशन। लोडिंग कंडीशन के हिसाब से यह फुटिंग हम रेक्टेंगुलर भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं, सर्कुलर भी दे सकते हैं, स्टेप्ड भी दे सकते हैं, या स्लोप्ड भी दे सकते हैं। स्टेप्ड फुटिंग हो गई ये वाली फुटिंग, ये है, दिस इज स्टेप्ड फुटिंग। और स्लोप्ड फुटिंग हो गई ये वाली फुटिंग। दिस इज स्लोप्ड फुटिंग। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट फुटिंग, ये थी पहली फुटिंग, दैट इज आइसोलेटेड फुटिंग। नेक्स्ट फुटिंग जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज स्ट्रिप फुटिंग, या वॉल फुटिंग। ठीक है, या कंटिन्यूअस फुटिंग। ये वो फुटिंग है, ठीक है, ये वो फुटिंग है जो हम एक वॉल के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो हम एक वॉल के लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करना हो तो डायरेक्टली सॉइल पे नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे, तो उसके लिए पहले आप एक फुटिंग कंस्ट्रक्ट करोगे। उस फुटिंग को हम बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। और स्ट्रिप फुटिंग में याद रखना हमेशा इसकी लेंथ जो है वो होती है मच मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ। ठीक है, स्ट्रिप फुटिंग जो है, स्ट्रिप फुटिंग की जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन बनाएंगे इस स्ट्रिप फुटिंग का, अगर हम सेक्शन बनाएंगे इस स्ट्रिप फुटिंग का, वो कुछ ऐसा आएगा। सो दिस विल बी द विड्थ, ये होगी विड्थ। और इस डायरेक्शन में ये कंटिन्यू है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ जो है ये कंटिन्यू है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। यहां तक क्लियर है सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना थर्ड फुटिंग, ताहिर यहीं पे हो? Yes, sir. शारिक? Yes, sir. ओके, और कौन है? किसी ने लीव किया है? लीव किसने किया है? आबिद यहीं पे हो? आबिद? आबिद? आबिद क्यों नहीं? आबिद माइक ऑन करो। अच्छा माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आबिद आपकी आई थिंक हेडफोन लगा के उसकी माइक खराब है। और कौन है? फरहान? फरहान समझ आ रहा है? ओके। अब तीसरी फुटिंग जो हमें पढ़नी है दैट इज कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होती है? कंबाइंड फुटिंग हमें आगे भी बहुत डिटेल में पढ़नी है, ठीक है? ये हमें आगे भी बहुत डिटेल में पढ़नी है। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कंबाइंड फुटिंग के बारे में। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है? कंबाइंड फुटिंग होती है एक कॉमन फुटिंग, एक कॉमन फुटिंग जो हम दो कॉलम्स के लिए देते हैं। एक कॉमन फुटिंग, एक कॉमन फुटिंग जो हम दो कॉलम्स के लिए देते हैं। उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। मींस एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, और इन दो कॉलम्स के लिए हम एक कंबाइंड नीचे से एक कंबाइंड फुटिंग देंगे। तो इस, ठीक है, इस कॉमन फुटिंग को हम बोलते हैं, इसी कॉमन फुटिंग को हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ना कंबाइंड फुटिंग हम कहां पे प्रोवाइड करते हैं? तो कंबाइंड फुटिंग हम तीन जगह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? कंबाइंड फुटिंग मैंने आपको बोला एक कॉमन फुटिंग जो हम दो कॉलम्स के लिए देते हैं उसको हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग हम कहां पे देते हैं? कंबाइंड फुटिंग मैंने आपको बताया तीन सिचुएशंस में देते हैं। पहली सिचुएशन, जब दो आइसोलेटेड फुटिंग्स ओवरलैप करें, ठीक है? पहली सिचुएशन जब दो आइसोलेटेड फुटिंग्स ओवरलैप करें। मतलब क्या है इस चीज का? फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक कॉलम है, यहां पे दूसरा कॉलम है। अगर आप इस कॉलम वन के लिए, अगर आप कॉलम वन के लिए फुटिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो वो कुछ ऐसे आएगी टॉप व्यू में। और अगर कॉलम टू के लिए भी आप फुटिंग कंस्ट्रक्ट करोगे वो कुछ ऐसे आएगी। तो क्लियरली आप देख रहे हो यहां पे दो फुटिंग्स जो है ओवरलैप हो रहा है, तो हमें यहां पे मटेरियल का लॉस हो रहा है। तो यहां पे मटेरियल का लॉस हो रहा है। तो हम ये प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अलग अलग इनको आइसोलेटेड फुटिंग नहीं देते हैं, हम कंबाइंड में एक ही फुटिंग प्रोवाइड करेंगे और उसी पे दोनों कॉलम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इस फुटिंग को हम बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। क्लियर? Yes, sir. तो दिस वाज द फर्स्ट सिचुएशन, हम कंबाइंड फुटिंग कहां देते हैं। दूसरी सिचुएशन, व्हेन द कॉलम इज एट प्रॉपर्टी लाइन, व्हेन द कॉलम इज एट प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है? तो दूसरी सिचुएशन व्हेन द कॉलम इज एट प्रॉपर्टी लाइन, मतलब क्या है इस चीज का? फॉर एग्जाम्पल ये आपका लैंड है, दिस इज योर लैंड, और ये इसकी बाउंड्री है। ये वाला लैंड आपका नहीं है, और आपको ड्राइंग्स में यहां पे कॉलम आ रहा है। आपको ड्राइंग्स में कहां पे आ रहा है कॉलम? बाउंड्री लाइन पे कॉलम आ रहा है। और आपको जब आप इस कॉलम के लिए फुटिंग कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको ऐसे करनी है, ऐसे फुटिंग कंस्ट्रक्ट करनी है,
बट इस साइड से आप फुटिंग तो कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका लैंड है ही नहीं। ठीक है, इस साइड से आप फुटिंग को कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका लैंड है ही नहीं। अब अगर आपने ऐसे ही फुटिंग कंस्ट्रक्ट की तो ये फुटिंग जो है ये इसेंट्रिक बन जाएगी। इसेंट्रिक ये जब बन गई तो इसमें नीचे से जो सॉइल प्रेशर आ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। मींस द सॉइल प्रेशर विल बी नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या है, इसमें अगर आप सॉइल प्रेशर देखोगे वो कुछ ऐसे आएगा, एक साइड से ज्यादा, दूसरे साइड से कम। और जिस साइड से कम प्रेशर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस साइड, इस साइड से प्रेशर कम आ रहा है, और अगर प्रेशर इस साइड से बिलो जीरो चला गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है, जिस साइड से प्रेशर कम आ रहा है अगर वहां से प्रेशर जो है नेगेटिव में चला गया, बिलो जीरो चला गया, तो उससे क्या होगा, उससे सॉइल में यहां पे टेंशन डेवलप होगा। एंड जब सॉइल में टेंशन डेवलप होगा, आपको पता है सॉइल में टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं होती है, तो फुटिंग यहां पे टिल्ट करेगी, टिल्टिंग ऑफ फुटिंग विल टेक प्लेस। नाउ अब ये टिल्टिंग ऑफ फुटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वहां पे आसपास कौन सा कॉलम है, हम देखते हैं वहां आसपास दूसरा कॉलम कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है, और इन दो कॉलम्स के लिए हम एक कॉमन फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन दो कॉलम्स के लिए फिर हम एक कॉमन फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, और जब हमने कॉमन फुटिंग प्रोवाइड की तो सॉइल प्रेशर नीचे से यूनिफॉर्म बन जाता है। जब सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म हो बन गया तो सॉइल में टेंशन होने का खतरा खत्म हो जाता है, नो टेंशन। जब टेंशन ही नहीं है तो फुटिंग में टिल्टिंग का भी खतरा नहीं होता है। फिर क्लियर? सर लेकिन कॉलम कंप्रेसिव मेंबर होता है ना हम्म। सर, अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम लेस देन रखेंगे उसमें L/6 यहाँ पे। हता सोचा वहां पे भी पहुंचूंगा मैं, फिलहाल वहां पे भी मुझे पहुंचना है। ठीक है, वहां पे भी मैं पहुंचने वाला हूँ, फिलहाल वेट करो। फिलहाल ये समझ आया? सर हाँ ये समझ में आया। सबको समझ आया? यस सर। अगर किसी को रिपीट करना है तो वहीं पे बताया करो, ठीक है, या हैंड रेज किया करो या सीधा माइक ऑन करके बताया करो सर प्लीज रिपीट। तो ये थी दूसरी सिचुएशन जब कॉलम आपका प्रॉपर्टी लाइन पे है। अब तीसरी सिचुएशन जहां पे हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। इफ देयर आर चांसेस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, अगर चांसेस है किसके, डिफरेंशियल सेटलमेंट के, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, हम कंबाइंड फुटिंग देते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब है अगर एक कॉलम सेटल होगा दूसरा कॉलम सेटल नहीं होगा, अगर एक कॉलम सेटल होगा दूसरा कॉलम सेटल नहीं होगा, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल सेटलमेंट। एंड दिस डिफरेंशियल सेटलमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। ये डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों बड़ी प्रॉब्लम है? क्योंकि इसकी वजह से शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं स्ट्रक्चर में। शेयर स्ट्रेसेस जब डेवलप होते हैं तो वहां पे फिर शेयर क्रैक्स डेवलप हो जाती है। ठीक है, अनवांटेड अनवांटेड शेयर क्रैक्स डेवलप हो जाती है। हाँ, अगर यूनिफॉर्म सेटलमेंट होता है स्ट्रक्चर में
यूनिफॉर्म सेटलमेंट मींस इक्वल सेटलमेंट अलोंग ऑल डायमेंशंस। तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उस वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होते हैं। शेयर स्ट्रेस डेवलप तब होते हैं जब डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास दो कॉलम्स है और वहां पे डिफरेंशियल सेटलमेंट होने का खतरा है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको आइसोलेटेड फुटिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम एक कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। अब कंबाइंड फुटिंग से क्या फायदा होगा? कंबाइंड फुटिंग से ये फायदा होगा कि अगर फुटिंग सेटल करेगी तो दोनों कॉलम्स में सेटलमेंट होगी। ठीक है, अगर फुटिंग सेटल करेगी तो दोनों कॉलम्स में सेटलमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि एक कॉलम सेटल करेगा दूसरा कॉलम सेटल नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर फुटिंग सेटल करेगी तो दोनों कॉलम सेटल करेंगे। तो ये थे तीन सिचुएशंस जहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैप फुटिंग। फैजान मुझे पता है ये सब चीजें आसान है, लेकिन मुझे करना है ना स्टार्ट से, मुझे पहले से स्टार्ट करना है, तो उस वजह से ये सारी चीजें मुझे बताना पड़ेगा। फैजान जी सर। बोर मत हो गए? ना ना। क्योंकि मुझे पता है ये सब आसान चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन क्योंकि आज है पहला लेक्चर तो ये सब चीजें मुझे पहले बतानी है, उसके बाद हमें डिजाइन पे जाना है। जी जी हाँ। तो स्ट्रैप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग क्या होता है? अगर आप मिंजा समझ आ रहा है? जी सर। ओके, अगर आप दो आइसोलेटेड फुटिंग्स के बीच में, ठीक है, अगर आप दो फुटिंग्स के बीच में एक बीम कनेक्शन प्रोवाइड करते हो, अगर आप दो आइसोलेटेड फुटिंग्स के बीच में एक बीम कनेक्शन प्रोवाइड करते हो बट अंडरग्राउंड सरफेस, इस फुटिंग को हम बोलते हैं, देन इस फुटिंग को हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग, और इस बीम को हम बोलते हैं स्ट्रैप। ठीक है, अगर आप दो आइसोलेटेड फुटिंग्स के बीच में एक बीम कनेक्शन प्रोवाइड करते हो तो इस फुटिंग को हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग, और इस बीम को ही हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। अब ये स्ट्रैप फुटिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं? ये भी हम दो सिचुएशंस में प्रोवाइड करते हैं। दिस स्ट्रैप फुटिंग इज आल्सो प्रोवाइड इन टू सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, अगर आपका कॉलम जो है प्रॉपर्टी लाइन पे है, अगर आपका कॉलम प्रॉपर्टी लाइन पे है बट दूसरा कॉलम वहां पे बहुत दूर है, ठीक है, अगर आपका एक कॉलम प्रॉपर्टी लाइन पे है और दूसरा कॉलम वहां से बहुत दूर है, तो आप मत इन दो कॉलम्स में अगर आप इन कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करोगे तो आपको इतने एरिया में कंक्रीट डालना है, तो ये तो बहुत ही अनइकोनॉमिक हो जाएगा, ये तो बहुत ही अनइकोनॉमिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दो इन दो कॉलम्स के फुटिंग्स के बीच में एक स्ट्रैप प्रोवाइड करेंगे, और यहां पे हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रैप फुटिंग। ठीक है, इसी तरह अगर दो कॉलम्स के बीच में खतरा हो डिफरेंशियल सेटलमेंट का, बट दोनों कॉलम्स एक दूसरे से दूर है, तो वहां पे भी हम प्रोवाइड करते हैं स्ट्रैप फुटिंग। सर ये रिपीट कीजिए दूसरा पॉइंट। हाँ, दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे डिफरेंशियल सेटलमेंट का खतरा है, ठीक है, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि वहां पे डिफरेंशियल सेटलमेंट का खतरा है, तो हम क्या करेंगे, एंड वहां पे जो नजदीकी कॉलम है, दूसरा कॉलम है, वो बहुत दूर है, नेक्स्ट इंडिविजुअल कॉलम इज बहुत दूर है, तो हम इतनी कंबाइंड फुटिंग तो प्रोवाइड मत कर सकते हैं, वो तो अनइकोनॉमिक हो जाएगा।
तो यहां पे भी हम क्या प्रोवाइड करते हैं, नीचे से ही एक बीम प्रोवाइड करते हैं टू कनेक्ट दीज टू कॉलम फुटिंग्स, और इस फुटिंग को हम बोलते हैं स्ट्रैप फुटिंग। क्लियर? Yeah. चले आगे, चले आगे। जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज रैफ्ट फुटिंग, और इसको हम मैट फाउंडेशन भी बोलते हैं। रैफ्ट फुटिंग क्या होती है? रैफ्ट फुटिंग एक कॉमन फुटिंग होती है। इट इज ए कॉमन फुटिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर मोर देन 2 कॉलम्स। ठीक है, रैफ्ट फुटिंग क्या है? रैफ्ट फुटिंग एक कॉमन फुटिंग है जो हम प्रोवाइड करते हैं फॉर मोर देन 2 कॉलम्स। तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे मैट फुटिंग का, वो कुछ ऐसा आएगा। ये है कॉमन स्लैब, तो ये है कॉलम्स। तो आप देखो, मोर देन 2 कॉलम्स के लिए हमने एक कॉमन स्लैब प्रोवाइड की है, कॉमन फुटिंग प्रोवाइड की है। इसको हम बोलते हैं रैफ्ट फुटिंग। और ये रैफ्ट फुटिंग हम तब प्रोवाइड करते हैं when the soil is highly compressible, when the soil is highly compressible with low bearing capacity and heavy column loads. ठीक है, तो रैफ्ट फुटिंग हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब सॉइल हाईली कंप्रेसिबल हो, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी लो है और कॉलम लोड्स हैवी आते हो, तब हम प्रोवाइड करते हैं रैफ्ट फुटिंग। नेक्स्ट इज पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन है जिसमें हम लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर को ट्रांसफर करते हैं डीप इनसाइड द अर्थ या इनसाइड द सॉइल। ठीक है, पाइल फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, लोड को ट्रांसफर करते हैं डीप इनसाइड द सॉइल, सॉइल के बहुत डीप नीचे। और पाइल फाउंडेशन हम कब देते हैं? पाइल फाउंडेशन हम तब देते हैं जब सॉइल इतनी कंप्रेसिबल हो दैट इट इज अनसूटेबल फॉर शैलो फाउंडेशंस। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी फुटिंग्स पढ़ी अप टू रैफ्ट फाउंडेशन, ये सारे आते हैं शैलो फाउंडेशंस। ठीक है, सिर्फ पाइल फाउंडेशन आती है डीप फाउंडेशन में। ठीक है, तो मैंने बोला पाइल फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, हम लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर को ट्रांसफर करते हैं डीप इनसाइड द सॉइल। और ये फाउंडेशन हम कब देते हैं? ये फाउंडेशन हम देते हैं व्हेन द सॉइल इज अनसूटेबल। ठीक है, जब सॉइल जो है अनसूटेबल है फॉर शैलो फाउंडेशन, जब सॉइल इतनी कंप्रेसिबल है कि उसमें हम रैफ्ट फाउंडेशन भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तब जाके हम वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन। यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. सर। Yes, sir. फैजान समझ आया अच्छे से? शारिक, आबिद, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फरहान? Yes, sir. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर एन आइसोलेटेड फुटिंग। ओके, हमेशा याद रखना, ठीक है, हम जब भी फाउंडेशंस डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम जब भी फाउंडेशंस डिजाइन करते हैं, हम प्रेफर करते हैं यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर beneath the foundation। ठीक है, मैंने बोला जब भी हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं या डिजाइन करते हैं, हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि सॉइल के फाउंडेशंस के नीचे से जो सॉइल का प्रेशर आ रहा है, ठीक है, फाउंडेशंस के नीचे से जो सॉइल का प्रेशर आ रहा है, दिस प्रेशर इट शुड बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, मींस कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म कब आएगा? सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म, नीचे से सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म कब आएगा? नीचे से सॉइल प्रेशर यूनिफॉर्म तब आएगा जब सीजी ऑफ द रिजल्टेंट लोड पास होगा थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग। ठीक है, तो नीचे से सॉइल प्रेशर तब यूनिफॉर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा, जब सीजी ऑफ द रिजल्टेंट लोड पास होगा थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग। मतलब क्या है इस चीज का? मतलब ये है, तो ये एक फुटिंग है, तो इसका अगर हम टॉप व्यू बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉलम। तो ये फुटिंग है, दिस इज द फुटिंग। इसका सीजी कहां पे है? यहां पे होगा, ठीक है, यहां पे होगा सीजी इसका एट द सेंटर। और अगर लोड जो है पास होगा थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, ठीक है, अगर फुटिंग में, अगर कॉलम में लोड पास हो रहा है थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, तभी जाके रिजल्टेंट लोड पास होगा थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग। और जब रिजल्टेंट लोड पास होगा थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग, तभी जाके नीचे से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। सर ये रिपीट करें। हाँ मैंने बोला, हाँ मैंने बोला सबसे पहले यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? सीजी ऑफ द रिजल्टेंट लोड शुड पास थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग। अब फुटिंग की सीजी कहां पे होती है? ऑब्वियसली सेंटर पे होती है। फुटिंग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? ये है ना रेक्टेंगुलर फुटिंग, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा? सेंटर पे ही होगा। तो सीजी ऑफ द रिजल्टेंट लोड जो है, अगर गौर से सुनना, अगर कॉलम पे लोड पास हो रहा है थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, अगर कॉलम पे लोड हो पास हो रहा है थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, तभी जाके रिजल्टेंट लोड जो होगा, टोटल लोड जो होगा, वो पास होगा थ्रू द सीजी, ठीक है, थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग। एंड तभी जाके नीचे से जो सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब देखो यहां पे, अगर कॉलम पे लोड पास नहीं हो रहा है थ्रू द सीजी, थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, मान लो यहां पे कोई लोड पास हो रहा है, ठीक है, एट सम इसेंट्रिसिटी, तो चूंकि कॉलम जो है, कॉलम लोड पास नहीं हो रहा है थ्रू द एक्सिस ऑफ द कॉलम, तो यहां पे जो रिजल्टेंट लोड होगा
वो पास नहीं हो रहा है थ्रू द एक्सिस, थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग। रिजल्टेंट लोड पास होगा थ्रू इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, जबकि सीजी वाला पॉइंट ये वाला है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट लोड इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट लोड जो है पास नहीं हो रहा है थ्रू द सीजी ऑफ द फुटिंग, तो दैट मीन्स यहाँ पे नीचे से जो सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। हो गया क्लियर सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. मिंजा क्लियर हो गया? Yes, sir. Now, if the load is axial on the column, अगर कॉलम पे लोड एक्शियल आ रहा है, then the pressure distribution जो है वो यूनिफॉर्म होगी। वो मैंने आपको बताया, like this. Now, अगर कॉलम पे लोड एक्शियल नहीं है, अगर कॉलम पे लोड एक्शियल नहीं है, यहां पे लोड पास हो रहा है एट सम इसेंट्रिसिटी E, या कॉलम में एक्शियल लोड तो एक्ट हो रहा है, बट एक्शियल लोड के साथ साथ मोमेंट भी एक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो केसेस लिए। पहला केस मैंने लिया जब कॉलम पे एक्शियल लोड आ रहा है, तो उस केस में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अब दूसरा केस मैंने लिया जब कॉलम में इसेंट्रिक लोड आ रहा है, या अगर कॉलम में एक्शियल लोड के साथ साथ मोमेंट भी आ रही है, तो इस केस में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। हेयर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन will be non-uniform. अब कितनी होगी वो हम देखेंगे। सो दिस इज अ फुटिंग। इस फुटिंग पे मान लो एक्शियल लोड के साथ साथ मूवमेंट भी आ रही है। तो अगर हम इसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सॉइल में एक तो होगा, सॉइल में प्रेशर आएगा एक तो इस लोड की वजह से और दूसरी इस मोमेंट की वजह से। अगर हम इस लोड की वजह से प्रेशर देखेंगे वो कुछ ऐसे आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, वो तो यूनिफॉर्म आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये ऊपर से ही प्रेशर आ रहा है सॉइल में, सॉइल उतनी ही रिएक्शन देगी ना जितना ऊपर से लोड आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पे अपवर्ड रिएक्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली ये ऊपर से लोड नीचे, ऊपर से प्रेशर नीचे आ रहा है, तो सॉइल उतनी ही रिएक्शन देगी जितना ऊपर से लोड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ये रिएक्शन दिखा रहा हूं सॉइल का। सो दिस प्रेशर विल बी, ये प्रेशर होगा किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द लोड P। अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया इज ए, क्रॉस सेक्शन ऑफ द फुटिंग इज A, अगर फुटिंग का क्रॉस सेक्शन A है, लोड कितना आ रहा है? P आ रहा है। सो दिस प्रेशर, ये प्रेशर कितना होगा? ये होगा सिंपली P/A। दिस प्रेशर विल बी सिंपली P/A। नाउ अब मोमेंट की वजह से भी प्रेशर आ रहा है, इस मोमेंट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। इस मोमेंट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो अब कैसा आ रहा है? कुछ ऐसा आ रहा है।
इस एंड पे, जिस डायरेक्शन से मूवमेंट आ रही है, जिस डायरेक्शन से मूवमेंट आ रही है, मींस इस एंड पे, यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, मींस टेंशन में आ रहा है। और यहाँ पे प्रेशर जो है वो कंप्रेसिव आ रहा है, मींस पॉजिटिव में आ रहा है। अब यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है बिकॉज ऑफ मूवमेंट, वो आ रहा है m/I इंटू L/2 माइनस, और यहां से जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है m/I इंटू L/2, बट पॉजिटिव। m क्या है? m है मोमेंट। I क्या है? I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से आप देख रहे हो मोमेंट की वजह से प्रेशर जो है नेगेटिव आ रहा है, यहां से पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम इन दो डायग्राम्स को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें नेट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इन दो प्रेशर डायग्राम्स को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगी नेट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, जो कि कुछ ऐसे होगी। यहां से जो नेट प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा P/A प्लस m/I इंटू L/2, और यहां से जो प्रेशर मिलेगा वो मिलेगा P/A माइनस m/I इंटू L/2। So this is the pressure distribution in case of those footings जिनमें लोड जो है एक्सियल नहीं है, या जिनमें लोड के साथ साथ मूवमेंट भी आ रही है। यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस एंड से हमें प्रेशर मिनिमम आ रहा है, जिस एंड से मूवमेंट हो वहां से हमें मिनिमम प्रेशर आ रहा है, और इस एंड पे हमें प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है। अब ख्याल रहे, ऐसे केसेस में जहां पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहां पे हमें ख्याल रखना होता है कि जिस एंड पे मिनिमम प्रेशर आ रहा है उस एंड पे प्रेशर शुड नॉट बी लेस देन 0, शुड नेवर बी लेस देन 0। ये ख्याल हमें रखना पड़ता है। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट करूंगा। अब ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, यहां पे हमें ख्याल रखना पड़ता है कि प्रेशर, मिनिमम प्रेशर दैट इज क्यूमिन, इट शुड नेवर बी ग्रेट लेस देन 0। ये 0 से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 से कम चला गया मींस क्यूमिन नेगेटिव में चला जाएगा। क्यूमिन नेगेटिव का मतलब है सॉइल में अब टेंशन है। जब सॉइल में टेंशन है तो सॉइल की टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कुछ होती नहीं है, तो वहां से क्या होगा? टिल्टिंग ऑफ फाउंडेशंस विल टेक प्लेस। तो वहां से फिर टिल्टिंग विल टेक प्लेस। इसीलिए हम यहां पे ख्याल रखते हैं कि मिनिमम प्रेशर शुड नेवर बी लेस देन 0। नाउ एट द अपर एंड, मैक्सिमम अपर एंड पे क्यूमिन आप 0 रख सकते हो। एट द अपर लिमिट क्यूमिन शुड बी इक्वल टू 0 बट नॉट लेस देन 0। ठीक है, तो एट द अपर लिमिट मिनिमम प्रेशर शुड बी इक्वल टू 0 बट नॉट लेस देन 0। सो व्हेन क्यूमिन इज इक्वल टू 0, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है P/A माइनस m/I इंटू L/2, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। सो P/A विल बी इक्वल टू m/I इंटू L/2। सो अगर हम यहां पे देखेंगे ना,
मोमेंट किसके बराबर होता है? रिमेंबर, मोमेंट होता है बराबर इसेंट्रिक लोड मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मोमेंट होता है बराबर लोड मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी। ठीक है, मोमेंट होता है बराबर लोड मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि चूंकि यहाँ पे P, एक तो P लोड एक्ट हो रहा है और मोमेंट M एक्ट हो रही है। अगर ये मोमेंट एक्ट नहीं होता, इसेंट्रिक लोड एक्ट होता, तो वो कितनी दूरी पे एक्ट होना था? ठीक है, अगर यहाँ पे मोमेंट हो रहा है, अगर ये मोमेंट यहाँ पे एक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे इसेंट्रिक लोड होता, तो इसेंट्रिक लोड कितनी दूरी पे होना चाहिए ताकि मोमेंट M डेवलप हो? वो है E। सो मींस ये इसेंट्रिक लोड यहाँ पे एट ए डिस्टेंस, सम डिस्टेंस पे एक्ट होना चाहिए, जिसकी डिस्टेंस जो है E होनी चाहिए, तभी जाके मोमेंट जो डेवलप होगा वो होगा बराबर P इंटू E। ये समझ आया कि रिपीट करूं? सर ये रिपीट करें। देखो, यहां पे एक्सियल लोड के साथ साथ मोमेंट भी एक्ट हो रहा है, हो रहा है। अगर आप ये मोमेंट हटाना चाहते हो तो आपको यहां पे इसेंट्रिक लोड लाना है। इसेंट्रिक लोड मींस वो लोड जो कि एक्सिस के थ्रू पास नहीं होता है। तो दैट मींस ये मोमेंट होता है बराबर लोड मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी E। तो दैट मींस आपको ये लोड P जो है यहां पे रखना है। अगर ये सेंट्रल डिस्टेंस है, यहां पे कहीं पे रखना है P एट सम डिस्टेंस E, तभी जाके ये लोड P जो है ये मोमेंट जनरेट करेगा M। आया समझ कि रिपीट करूं फिर से? यस सर, आया समझ आया सर। आपको समझ आया? सबको यस समझ सर, आया? आया। जी सर। यस सर। ओके, सो मैंने बोला दिस मोमेंट इज इक्वल टू P इंटू E। P इंटू E। एंड अब I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? आपको पता है रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर BD³/12, PL क्यूब बाई 2, यस है ना? अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें विड्थ तो है बट हमें डी नहीं है, हमें यहाँ पे फुटिंग की लेंथ है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा BL³/12। ठीक है, यहाँ पे हमें विड्थ एंड लेंथ ऑफ फुटिंग है, तो हमें यहाँ पे आएगा BL³/12। तो सबस्टिट्यूट कर लो यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? P/A इज इक्वल टू M मैंने अभी बोला यहाँ पे P इंटू E होगा बराबर लोड इंटू इसेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो है BL³/12 मल्टीप्लाइड बाई L/2। तो कैंसिल क्या क्या होगा यहाँ पे? तो P और P कैंसिल होगा। अब एरिया किसके बराबर है? आपको पता है एरिया है बराबर लेंथ इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर, और 12 ऊपर चलेगा, ये आएगा 12 इंटू E डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रहेगा? BL³ मल्टीप्लाइड बाई L/2। अब क्या होगा कैंसिल? B और B भी कैंसिल होगा, L और A क्या कैंसिल होगा, दूसरा L यहां से कैंसिल होगा, तो मिलेगा क्या हमें? L/6। 2 1 2 6 तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई, हाँ 1 इज इक्वल टू 6E/L। तो E अगर हम यहाँ पे दिखेंगे, E होगा बराबर L/6। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, फॉर नो टेंशन टू डेवलप इन द बेस। ठीक है, सॉइल में अगर आपको टेंशन डेवलप नहीं होना है, देन लोड की इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू L/6। ठीक है,
मीन्स अगर ये फुटिंग है, दिस इज द एक्सिस, और अगर यहाँ पे एक्सिस पे लोड एक्ट नहीं कर रहा है, किसी दूसरी जगह पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और दिस इज द इसेंट्रिसिटी, ये है इसेंट्रिसिटी, तो अगर सॉइल में टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन है दिस ई शुड बी लेस देन और एट लीस्ट एट मैक्सिमम इक्वल टू L/6, तब जाके सॉइल में टेंशन डेवलप नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। और इसी को हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। फैजान समझ आया? जी सर। सबको समझ आया? बोरिंग मत लगा किसी को? बोरिंग लग रहा है? नो सर। नाउ अगर हम टॉप व्यू में देखेंगे, इस कॉलम को टॉप व्यू में देखेंगे, तो टॉप व्यू में कॉलम कुछ ऐसा हमें मिलेगा। इस कॉलम में एक पोर्शन होता है एट द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ ए रोम्बस। इस कॉलम में क्या होता है? टॉप इस कॉलम में अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्सिस एक रोम्बस शेप्ड एरिया होता है जहां पे सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट करता है, ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक्ट्स इन दिस पोर्शन, इस पोर्शन में सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, और ये रोम्बस शेप्ड होता है फॉर स्क्वायर कॉलम, ठीक है। और इस एरिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्न। इस एरिया को हम बोलते हैं कर्न, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है L/6। क्लियर हुआ सबको? यस सर। सबको अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यस सर। यस सर। यस सर। पहले मुझे सब बताओ, समझ आया? अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आया आया सर। Yes, sir. फरहान आप बताओ, Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Created tension. ओके ओके ओके, ठीक है। फैजान आपको कंफ्यूजन हो गया? क्लियर? सर कॉलम खाली कंप्रेसिव मेंबर होता है ना, टेंशन फिर जब प्रेशर नीचे से होगा उसी वक्त जनरेट होगा कि जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी आएगी। जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉलो नहीं होगा तब जाके, अब आपको मैंने अभी दिखाया ना बेंडिंग मोमेंट, ये प्रेशर डायग्राम ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। अब सर देखो, हाँ। ये देखो, इसकी वजह से ऑलरेडी अगर खाली बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है? टेंशन डेवलप हो रहा है। बट चूंकि अब यहाँ पे सॉइल में ड्यू टू एक्शियल लोड पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रही है, तो उस वजह से यहाँ पे मिनिमम प्रेशर आ रहा है। अब अगर इसेंट्रिसिटी ज्यादा आएगी L/6 से, तब Yes. जाके यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। यहाँ पे नेगेटिव में नेट नेट डायग्राम में यहाँ पे टेंशन डेवलप होगा। टाइम इज गाइस, फाउंडेशन गाइस टाइम इज टिल्टिंग। यस सर, आया सर। आया समझ? जी जी सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। तो पहली क्लास थी, मैंने आपको बोला है लैपटॉप पे दिया करो और अपनी नोटबुक बनाओ, लैपटॉप पे दिया करो और हेडफोन लगाओ और अपनी नोटबुक बनाओ। आपको बुक बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, टोटली आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी A to Z मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा आपको, और क्वेश्चंस तो मैं यहीं पे दिखाऊंगा, और प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको क्वेश्चंस यहीं से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यस सर। बट आपको प्लीज कोऑपरेट करना है। अगर आप लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो फिर वही होगा जो कॉलेज में होता है, क्लास में होता है।
एंड अगर कोई फाइबर पे कनेक्शन दे रहा है तो प्लीज लैन केबल पे लगाओ, ठीक है, क्योंकि वाईफाई से बहुत ड्रॉप होती है, नेटवर्क स्पीड ड्रॉप होती है। तो लैन केबल, अगर लैपटॉप से कोई क्लास दे रहा है तो लैपटॉप में लैन लगाओ, लैन लगा के क्लास दिया करो। मैं खुद इस टाइम क्लास दे रहा हूँ थ्रू लैन। ठीक है फिर, चलो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।